हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ऑफ ओपनिंग बैलेंस एसए 510। ठीक है, तो आज हम एसए 510 को पूरा का पूरा यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। तो समझो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मीनिंग क्या होता है कि जो हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट है या तो वो पहली पहली बार ऑडिट हो रहे हैं या तो फिर लास्ट ईयर का जो ऑडिट है वो किसी और ऑडिटर ने किया था और इस साल हम ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं। तो देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। तो द फिनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द प्रायर पीरियड वर नॉट ऑडिटेड। जो पिछले साल के फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो ऑडिट नहीं हुए और इस बार इस साल के लिए हम पहली पहली बार ऑडिट कर रहे हैं। ठीक है, फिनेंशियल ईयर 25-26 का हम ऑडिट करने आए हैं और इससे पहले जो भी ऑडिट हुआ है मतलब कि फिनेंशियल ईयर हमारा 24-25 इसमें हमारा ऑडिट नहीं हुआ है, बट फिनेंशियल 25-26 का हम ऑडिट करने आए मतलब कि पहली पहली बार ऑडिट हुआ और जब भी पहली पहली बार ऑडिट होता है तब ऐसे 510 अप्लाई होता है। तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट की डेफिनेशन में पहला पोर्शन क्या बोलता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द प्रायर पीरियड वर नॉट ऑडिटेड, कि जो पिछले साल के फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो ऑडिट नहीं हुए हैं। ठीक है, सेकंड क्या बोलता है, सेकंड और financial statement for the prior period were audited by predecessor auditor। predecessor auditor का मतलब होता है इस साल CA ऑडिटर था और इस साल हमारा ऑडिटर चेंज होके CA हो गया है। ठीक है, मतलब कि पिछले साल का ऑडिट या तो हुआ ही नहीं है और हुआ है तो किसी और ने किया है। ठीक है, तो ये हुआ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। अब ओपनिंग बैलेंस का मीनिंग क्या होता है वो जानते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस का मीनिंग आपके मॉड्यूल में दिया है। ओपनिंग बैलेंस मींस दोस अकाउंट बैलेंस दैट एग्जिस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, मतलब कि ऐसे बैलेंस ऐसा बैलेंस जो हमारे बिगिनिंग ऑफ द ईयर में होता है उसको ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। आप लिखते हो क्लोजिंग बैलेंस हर जगह पे, तो आप बैलेंस शीट में जो भी बैलेंस होता है वो क्लोजिंग बैलेंस होता है, या तो फिर आप क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो पीएल में जो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक बनता है। तो वही है कि अकाउंट बैलेंस दैट एग्जिस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, जो बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है उसे हम ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। ओपनिंग बैलेंस आर बेस्ड अपॉन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रायर पीरियड। बोला मैंने कि जो प्रायर पीरियड का मतलब कि लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस बनता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट ऑफ अ प्रायर पीरियड एंड अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई इन द प्रायर पीरियड। जो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है वो लास्ट ईयर जो भी ट्रांजेक्शन हुए हो और इवेंट हुए हो प्रायर पीरियड में उसका लास्ट इफेक्ट बताता है। ठीक है, एंड कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी यूज की, अगर हमने फीफो मेथड यूज किया है, लिफो मेथड यूज किया है तो हमारा जो ओपनिंग स्टॉक होगा नेक्स्ट ईयर का तो वो जो अमाउंट शो करेगा वो क्या शो करेगा, भाई लिफो यूज किया है, फीफो यूज किया है, एवरेज बेसिस यूज किया है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ऑल्सो इंक्लूड मैटर रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर दैट एग्जिस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड सच एज अ कंटिजेंसी एंड कमिटमेंट्स। देन अब यहां पे हमने बात की थी प्रीडिसीजर ऑडिटर, जिसमें मैंने बोला वो जिसने लास्ट ईयर ऑडिट किया हो। तो द ऑडिटर फ्रॉम अ डिफरेंट ऑडिट फ्रॉम हु ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ एंटिटी द प्रायर पीरियड एंड हु हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द करंट ऑडिटर। वही लिखा है जो मैंने बोला है, क्या लिखा है, ऑडिटर फ्रॉम द डिफरेंट ऑडिट फॉर्म। ऐसा ऑडिटर जो डिफरेंट ऑडिट फॉर्म से वो ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ एंटिटी, जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंटिटी के ऑडिट किए प्रायर पीरियड के, मतलब कि पिछले साल के जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट किए, और जो वो हैज बीन रिप्लेस बाय द करंट ऑडिट, जो रिप्लेस हुआ है अभी हाल में करंट ऑडिटर है। ठीक है, एक फॉर्म है एबीसी और एक है XYZ। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे तीन पार्टनर है ए बी सी और यहाँ पे तीन पार्टनर है XYZ। अब 23-24 का ऑडिट है ना ए ने किया था, 24-25 का ऑडिट बी ने किया है। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या ऐसे 510 लगेगा, तो इस वाले केस में 510 नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे लिखा क्या है, ऑडिट फॉर्म की बात हो रही है, मतलब कि एबीसी के अंदर अगर 5 पार्टनर है, हर साल अलग अलग पार्टनर ऑडिट करने जाता है एक एंटिटी का, तो वहां पे ऐसे 510 अप्लाई नहीं होता है। बट 24-25 में एबीसी लिमिटेड ने किया था और XYZ फॉर्म में CAX ने 25-26 का ऑडिट किया है, तो क्या अब ऐसे 510 लगेगा? यस, अब ऐसे 510 यहाँ पे लग जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे प्रीडिसीजर ऑडिटर जो भी होता है वो डिफरेंट ऑडिट फर्म की बात है, डिफरेंट ऑडिटर की नहीं, ऑडिट फर्म की बात है। ठीक है, अब इस ऐसे 510 का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर
ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर विथ रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंस इन कंडक्टिंग एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। जब हम शुरुआत में ऑडिट करते हैं तब ऐसे 5010 का हम यूज कैसे करेंगे? तो इन कंडक्टिंग इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर विथ रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंस इज ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट। ओके, हमें यहाँ पे सबसे पहला क्या चाहिए भाई? हमें ऑब्टेन करना है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अब ये जो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है वो किसके बारे में है? तो वो यहाँ पे बताया, एक तो ए और दूसरा बी। तो ए क्या बोलता है? ओपनिंग बैलेंस कंटेन मिसस्टेटमेंट दैट मटीरियली अफेक्ट द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंटेन मिसस्टेटमेंट मटीरियली अफेक्ट द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमें ऐसे सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने होंगे जो अगर कोई मटेरियल अफेक्ट करता है करंट पीरियड को, लास्ट ईयर कोई मिसस्टेटमेंट रह गई और वो वैसी की वैसी ही कैरी फॉरवर्ड होगी, तो हमें आइडेंटिफाई करना है। जब हम पहली बार ऑडिट कर रहे हैं तब हमें पता होना चाहिए कि भाई कि कोई लास्ट ईयर की मिसस्टेटमेंट है जो इस साल भी करंट पीरियड को अफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, और वो मटीरियल होनी चाहिए। ओके, मटीरियल शब्द यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो मटीरियल ही होनी चाहिए। इमटीरियल है तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का, ठीक है। तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, पहला तो हमें चाहिए कि भाई जो ओपनिंग बैलेंस हमारे वो कोई मिसस्टेटमेंट रखते, हाँ रखते, तो क्या वो मटीरियली अफेक्ट कर रहे हैं करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ठीक है। और दूसरी चीज हमें ये हमें ऑब्जेक्टिव है कि एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज है, रिफ्लेक्ट इन द ओपनिंग बैलेंस हैव बीन कंसिस्टेंटली अप्लाइड इन द करंट पीरियड। मतलब कि अगर लास्ट ईयर मैंने क्लोजिंग स्टॉक, मैंने जो भी हमारा क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक था वो मैंने ढूंढा था एवरेज वेटेड एवरेज कॉस्ट से, ठीक है, तो क्या इस साल भी हम वेटेड एवरेज कॉस्ट का यूज कर रहे हैं? तो जो हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी है वो क्या कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रही है करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? देखो, appropriately accounting policy reflect in the opening balance have been consistently applied in the current period financial statement। जो हमारा ओपनिंग बैलेंस जिस अकाउंटिंग पॉलिसी से आया है, क्या वही अकाउंटिंग पॉलिसी थ्रू आउट द ईयर इस साल भी हो रही है? और अगर कोई चेंज हुआ है तो चेंज हुआ है, अगर लास्ट ईयर हम वेटेड एवरेज यूज कर रहे थे और इस बार हमने लिफो यूज किया है, तो अगर कोई चेंज हुआ है तो वो क्या प्रॉपरली अकाउंटेड हुआ है और उसको प्रेजेंट और डिस्क्लोज किया गया है अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो समझो ऑब्जेक्टिव के बारे में फिर से मैं बताता हूं। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव है ऑब्टेन करना सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। किस बारे में? दो चीजों के बारे में। पहली चीज क्या है कि जो हमारे ओपनिंग बैलेंस है वो कंटेन करते हैं मिसस्टेटमेंट और वो मटीरियली अफेक्ट करते हैं करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। दूसरे के अंदर दो चीजें, बी के अंदर दो चीजें, बी के अंदर फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। फर्स्ट क्या बोलता है? फर्स्ट बोलता है जो हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी है वो रिफ्लेक्ट हुई है इन द ओपनिंग बैलेंस एंड हैव बीन कंसिस्टेंटली अप्लाई इन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी जो हमारा ओपनिंग बैलेंस में है वही हमने थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द करंट ईयर हमने यूज किया है। ओके, और क्या हो सकता है? या तो यूज किया होगा या तो फिर क्या हो सकता है चेंजेस हुए होंगे। तो जो भी चेंजेस हमने किए क्या वो प्रॉपरली अकाउंटेड की है, प्रेजेंट और डिस्क्लोज किए इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब हमने बात की भाई हमें ऑब्टेन करने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ओपनिंग बैलेंस के बारे में, तो ऑडिटर क्या करेगा? ठीक है, हमने ऑब्जेक्टिव की बात कर ली। ऑब्जेक्टिव बताता है मुझे कि मुझे ऑब्टेन करने हैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ने तो बोल दिया, पर वो ऑडिटर कैसे करेगा? ऑडिटर कैसे वो एविडेंस को ढूंढेगा? तो द ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट वेदर द ओपनिंग बैलेंस कंटेन मिसस्टेटमेंट दैट मटीरियली अफेक्ट द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय। तो ये है ना जो हमारा ऑब्जेक्टिव का ए वाला पोर्शन है ना, ये ए वाला वेरीफाई करने की बात कर रहा है। 6.4 ये ए वाला वेरीफाई करने की बात कर रहा है। देखो पढ़ो, ए क्या बोल रहा है? ओपनिंग बैलेंस कंटेन करते हैं मिसस्टेटमेंट दैट मटीरियली अफेक्ट द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये पढ़ो, ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट वेदर द ओपनिंग बैलेंस कंटेन मिसस्टेटमेंट, ठीक है, दैट मटीरियली अफेक्ट द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये ऑब्जेक्टिव का ए, ऑब्जेक्टिव का जो ए है वो ए ऑडिटर कैसे वेरीफाई करेगा, मतलब कि ऑडिटर क्या प्रोसीजर लगाएगा उसके बारे में बात की है, ठीक है। और मैं बी बी यहां पे है 6.6, जो ये 6.6 है ना ये ऑब्जेक्टिव है बी का। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो ऑडिटर कैसे कंक्लूजन लेगा वहां पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ए की। ए क्या बोल रहा है?
ए ऐसा बोल रहा है कि ऑडिटर कैसे चेक करेगा कि जो हमारे ओपनिंग बैलेंस है वो कंटेन करते हैं मिस स्टेटमेंट और वो मटेरियली अफेक्ट करते हैं करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो ठीक है, ये पूरा ऑब्जेक्टिव लिखा है एक दूसरे तरीके से। ठीक है, अब उसके लिए यहाँ पे उन लोगों ने टोटल 3 चीजें बताई। तो सबसे पहले क्या बोला, डिटरमाइन करो क्या प्रायर पीरियड के क्लोजिंग बैलेंस जो भी है वो करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड हुए करंट पीरियड में। देखो ये रहा, प्रायर पीरियड की जो भी क्लोजिंग बैलेंस है हैव बीन करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड टू द करंट पीरियड। मतलब कि लास्ट ईयर के जो भी क्लोजिंग बैलेंस आए थे भाई वो करंट पीरियड में एज इट इज एज अ ओपनिंग बैलेंस आ चुके हैं कि नहीं आ चुके, पहले तो वो चेक कर लो। और व्हेन अप्रोप्रिएट एनी एडजस्टमेंट हैव बीन डिस्क्लोज एज अ प्रायर पीरियड आइटम इन द करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कोई एडजस्टमेंट की है, मतलब कि क्लोजिंग बैलेंस आपने लास्ट ईयर 1 लाख रुपए लिखा था बट इस साल आप लेके आ रहे हो ना, तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट किए, तो जो भी एडजस्टमेंट किए क्या वो डिस्क्लोज किए प्रायर पीरियड के आइटम के अंदर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, पहला तो अगर आप इतना भी याद कर लो ना तो बहुत है अभी के लिए, तो कि प्रायर पीरियड के जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड हुए करंट पीरियड में। ठीक है, दूसरा डिटरमाइन वेदर द ओपनिंग बैलेंस रिफ्लेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी। जो हमारे ओपनिंग बैलेंस है वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी। मतलब कि जो भी हमने बात की कि स्टॉक को हमें फीफो या तो वेटेड एवरेज से बताना चाहिए, अरे लीफो या तो वेटेड एवरेज से बताना चाहिए। फीफो एबोलिश हो चुका है ना, हाँ, तो क्या फीफो लिफो से बताया या वेटेड एवरेज कोड से बताया है। तो मुझे ओपनिंग बैलेंस के बारे में जानकारी चाहिए कि उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो मुझे पहले 2 चीजें चेक करनी पड़ेगी। पहला, जो भी बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है मेरे क्या वो करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड हुए करंट पीरियड के अंदर। दूसरा, मुझे जानना पड़ेगा भाई जो भी मेरा ओपनिंग बैलेंस है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी, क्योंकि अगर ओपनिंग बैलेंस में एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होगी तो करंट ईयर को वो मिसस्टेटेड करेगा, और लास्ट ईयर का तो डेटा मिसस्टेटेड ही था अकाउंटिंग पॉलिसी की वजह से। और क्या बोला, परफॉर्म वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि देखो इन सबके बीच में एंड है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी आप, ठीक है, बट सी के अंदर आप ये तीनों में से एक या ज्यादा, मतलब कि 1 2 3 के लिए भी आपको एविडेंस मिल सकते हैं, 1 या 2 के लिए भी एविडेंस मिल सकते हैं, तो एक या एक से ज्यादा के लिए यहाँ पे आप एविडेंस ले सकते हो। तो सबसे पहला, वेदर वेयर द प्रायर ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर ऑडिटेड। क्या पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड थे। परस्यूम, अगर थे ऑडिटेड तो क्या करेंगे हम, कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम ले लेंगे। ठीक है, बात खत्म। अगर लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड थे तो हम उसकी कॉपीज ले लेंगे और उसको इवैल्यूएट करेंगे वेदर द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म इन द करंट पीरियड प्रोवाइड एविडेंस रिलेवेंट टू द ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, मतलब कि मैं बताता हूं, डेटर्स था इस साल का 25-26 का डेटर्स था, जिसका हमने है ना क्या किया, हमने है ना डेटर्स का लेजर मंगवाया। XYZ कंपनी थी और उसके अंदर ABC डेटर थे, तो हमने क्या किया, ABC डेटर का है ना हमने लेजर मंगवा लिया। अब ABC डेटर का हमने जैसे ही लेजर मंगवाया तो हम क्या करेंगे, ABC और XYZ के लेजर को मैच करेंगे। अब समझो हमने लेजर किस लिए मंगवाया था, हमने को करंट ईयर के ट्रांजेक्शन मैच करने थे। अब करंट ईयर के ट्रांजेक्शन मैच किए तो क्या लेजर के अंदर ओपनिंग बैलेंस होता है, तो क्या दोनों का ओपनिंग बैलेंस मैच हो जाएगा, तो मैं क्या मानूंगा भाई जो भी है वो सच है, जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो सच है, और क्लोजिंग बैलेंस भी मैच हो जाएगा मेरा। डन। तो लेजर के ट्रांजेक्शन, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस तीनों मैच हो जाएंगे। तो ये क्या बोल रहा है, ऑडिट प्रोसीजर ऐसी परफॉर्म हमने की जो करंट ईयर के प्रोवाइड करता है एविडेंस रिलेवेंट टू द ओपनिंग बैलेंस, बट वो रिलेवेंस लेते ओपनिंग बैलेंस पे। मैं अगर बैंक स्टेटमेंट मंगाता हूं वेरीफाई करने के लिए किसी का, तो क्या बैंक स्टेटमेंट ओपनिंग बैलेंस कंटेन करता है? यस, बैंक स्टेटमेंट ओपनिंग बैलेंस कर सकता है, कंटेन कर सकता है। तो क्या मैं वो ओपनिंग बैलेंस डायरेक्ट अपने डेटा से मैच करूं तो वो मैच होना चाहिए? यस, वो मैच होना चाहिए। इससे मुझे क्या पता चलेगा कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस भी सही था। तो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म इन द करंट पीरियड प्रोवाइड एविडेंस रिलेवेंट टू द ओपनिंग बैलेंस। ऐसे एविडेंस जो मैं करंट ईयर के लिए मंगवा रहा हूं लेकिन वो मुझे है ना ओपनिंग बैलेंस के लिए भी श्योरिटी दे रहे। स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंस। कोई भी स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर में अप्लाई कर सकता हूं, जैसे कि लेजर मैं लास्ट ईयर का कोई कंफर्मेशन ले लूं डेटर्स से, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि देखो 2 और 3 पॉइंट आप कैसे भी सफल कर सकते हो।
ओपनिंग बैलेंस बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट का मैं रिको बनाता हूं, बैंक रिको अपने बोलते हैं, क्योंकि कई बार क्या है, चेक से अगर एंट्री हुई है तो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस और जो हमारे डेटा में जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा वो कभी भी मैच नहीं होगा, उसके लिए मुझे रिको करना पड़ेगा। तो बैंक रिको करेंगे तो दोनों का ओपनिंग बैलेंस मैच हो जाएगा, तो वो स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर है, ठीक है। इफ द ऑडिटर ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस दैट द ओपनिंग बैलेंस कंटेन मिसस्टेटमेंट, ओपनिंग बैलेंस हमारे क्या कंटेन करते हैं, मिसस्टेटमेंट दैट द कुड मटीरियली अफेक्ट द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मटीरियली अफेक्ट करते हैं करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ऑडिटर शैल परफॉर्म एडिशनल ऑडिटर प्रोसीजर एज आर इन अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस टू डिटरमाइन इफेक्ट ऑफ द करंट इफेक्ट ऑन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या बोल रहा है कि ऑडिटर ने ऑब्टेन किया ऑडिट एविडेंस दैट द ओपनिंग बैलेंस कंटेन अ मिसस्टेटमेंट दैट कुड मटीरियली अफेक्ट द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने ऐसे ऑडिट एविडेंस इकट्ठा कर लिए जिससे हमें पता चल रहा है कि हमारा ओपनिंग बैलेंस जो है ना वो मटीरियली मिसस्टेटेड है और वो हमारे करंट पीरियड को भी अफेक्ट कर रहा है। तो उसमें क्या करेगा, ऑडिटर को परफॉर्म करना पड़ेगा एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर और देखना पड़ेगा कि ये जो इफेक्ट है वो करंट पीरियड में किस हद तक जा रही है या कौन से सर्कमस्टांसेस है उसकी वजह से हमें ये इफेक्ट मिल रही है, ठीक है। हाँ, तो हमें वो सर्कमस्टेंसेस ढूंढने पड़ेंगे जिसकी वजह से इफेक्ट पड़ती है करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इफ द ऑडिटर कंक्लूड दैट सच मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट, मैंने ऑडिटर ने कंक्लूड किया कि ये मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा इस मिसस्टेटमेंट को किसके साथ, एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट या तो फिर टीसीडब्ल्यूजी, ठीक है, या तो मैं टीसीडब्ल्यूजी के साथ उसको कम्युनिकेट करूं या तो फिर कोई भी एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अगर परचेस के रिगार्डिंग कोई मिसस्टेटमेंट मिला है तो मैं परचेस डिपार्टमेंट, सेल के लिए मिला है तो मैं सेल डिपार्टमेंट से पूछ लूं भाई ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं फिर से एक बार फटाफट अपने याद कर लेते हैं। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि ओपनिंग बैलेंस जो है वो कंटेन करते हैं मिसस्टेटमेंट जो मुझे है ना अफेक्ट करते हैं करंट पीरियड में, उसके लिए क्या प्रोसीजर अप्लाई करूंगा, तो उसके लिए टोटल 3 प्रोसीजर अप्लाई करूंगा। पहला मैं क्या करूंगा, पहला मैं चेक कर लूंगा जो भी मेरा क्लोजिंग बैलेंस है वो करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड हो चुके हैं करंट पीरियड में, ओके। दूसरा मैं चेक करूंगा जो भी मेरे ओपनिंग बैलेंस है वो रिफ्लेक्ट करते हैं एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज। उसके अलावा क्या करूंगा, वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग में मैं क्या करूंगा, अगर पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड हुए हैं तो मैं क्या करूंगा, परस्यू करूंगा कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके अलावा क्या करूंगा, ऐसे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा जो मुझे करंट पीरियड के प्रोवाइड करेगा एविडेंस रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंस। तीसरा मैं क्या कर सकता हूं, स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई कर सकता हूं टू ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। उसके अलावा क्या बोला, उसके अलावा ये बोला है अगर ऑडिटर को ऐसे ऑडिट एविडेंस मिलते हैं जो कंटेन करते हैं मिसस्टेटमेंट जो मटेरियली अफेक्ट करते हैं करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ऑडिटर को परफॉर्म करना चाहिए एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर और उसे किस सर्कमस्टेंसेस में कितना इफेक्ट कर रहे हैं करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो उसको ढूंढना चाहिए। अगर मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है तो ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा, किससे कम्युनिकेट करेगा, एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट या तो फिर टीसीडब्ल्यूजी के साथ, ठीक है। कहते प्रोसीजर अडॉप्ट बाय द ऑडिटर, ओके। यहाँ पे बताया ऑडिटर को क्या देखना चाहिए, अब यहाँ पे बता रहे कौन सी प्रोसीजर ऑडिटर को अडॉप्ट करनी चाहिए बाय ऑडिटर ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, ठीक है। याद रखना यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन बन सकता है 99%, ये डायरेक्ट पूछेंगे एक्सप्लेन, ठीक है, या सिचुएशन देंगे और बताएंगे कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए तो ऑडिटर को क्या क्या करना चाहिए, तो ऑडिटर को ये करना चाहिए, ठीक है, ये करना चाहिए। अब प्रोसीजर कौन सी अडॉप्ट करनी चाहिए, तो प्रोसीजर के लिए 2 चीजें, नेचर एंड एक्सटेंड और इफ द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर ऑडिटेड बाय द प्रीडिसीजर ऑडिटर। उसके अलावा भी है करंट असेट लायबिलिटी एंड नॉन करंट असेट लायबिलिटी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर में। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर और एक्सटेंड की। नेचर और एक्सटेंड, कौन सा नेचर और किस एक्सटेंट तक हमें चेक करना चाहिए, किस एक्सटेंट तक हमारी ऑडिट प्रोसीजर होनी चाहिए, तो द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर नेसेसरी टू ऑब्टेन एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस डिपेंड ऑन सच मैटर। तो ओपनिंग बैलेंस का ऑडिट प्रोसीजर का नेचर और एक्सटेंट किस चीज पे डिपेंडेंट है, तो टोटल 4 चीज पे डिपेंडेंट है। क्या अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलोड बाय द एंटिटी है, भाई एंटिटी ने अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की है। दूसरा क्या चेक करेंगे, दूसरा हम चेक करेंगे नेचर ऑफ अकाउंट बैलेंस, नेचर ऑफ द अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, डिस्क्लोजर एंड द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो हमारे अकाउंट बैलेंस है, हमारा क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन है, जो हमारा डिस्क्लोजर है, जो हमारा रोमम है, वो सब कुछ जो भी करंट पीरियड में है उसका नेचर क्या है,
उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ द ओपनिंग बैलेंस रिलेवेंट टू द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है वो कितना सिग्निफिकेंट रखता है करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगर किसी किसी का ओपनिंग बैलेंस 200 या 300 रुपए है, 1 करोड़ की फर्म में किसी का ओपनिंग बैलेंस 200 या 300 रुपए है, तो क्या वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है? नहीं है। बट 1 करोड़ के सेल्स में कोई डेटर हमारा 60 से 70 लाख का है, तो क्या वो मेजर डेटर है? वो मेजर डेटर है तो क्या वो सिग्निफिकेंट हमारे बैलेंस में रखता है? यस। तो हमें सिग्निफिकेंस चेक करना चाहिए, सिग्निफिकेंस ऑफ द ओपनिंग बैलेंस रिलेवेंट टू द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ओपनिंग बैलेंस का कितना रिलेवेंट है करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। वेदर द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर ऑडिटेड, फिर से वही बात आ गई घूम फिर के। इफ सो, अगर लास्ट ईयर जो भी ऑडिटर था, लास्ट ईयर के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, क्या वो ऑडिटेड थे? अगर ऑडिटेड थे तो ऑडिटर ने क्या मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है? तो इतनी चीजें हमें नेचर और एक्सटेंट में चेक करनी पड़ेगी। अगर हमें ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं तो उसके लिए कितना, कौन सा नेचर और कौन सा एक्सटेंट है, तो ये नेचर और एक्सटेंट है भाई। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी है वो क्या एंटिटी फॉलो कर रहा है, नेचर ऑफ अकाउंटिंग बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, डिस्क्लोजर एंड द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट इन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लो। उसके बाद क्या देखो, उसके बाद देखो जो भी सिग्निफिकेंस है ओपनिंग बैलेंस का वो क्या करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है कि नहीं है। जो भी ओपनिंग बैलेंस का रिलेवेंस है वो करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है कि नहीं है। और लास्ट का क्या था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्रायर पीरियड के, वो क्या ऑडिटेड है, और ऑडिटेड है तो क्या ओपिनियन मॉडिफाइड है या नहीं है। अगर मॉडिफाइड है तो वो देखो, अगर अनमॉडिफाइड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर से बात करते हैं, इफ द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर ऑडिटेड बाय द प्रीडिसीडर ऑडिटर। डायरेक्ट 3 मार्क्स में ये भी पूछा जा सकता है कि लास्ट ओपनिंग इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट चल रहा था, लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, किसी और ऑडिटर ने ऑडिट किए थे, हमें उसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोसीजर अप्लाई करनी चाहिए, तो ये प्रोसीजर है उसकी। इफ द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर ऑडिटेड बाय द प्रीडिसीडर ऑडिटर, फर्स्ट रहने दो इसको, द ऑडिटर में एबल टू, जो ऑडिटर है वो एबल टू ऑब्टेन करने में सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रहा होगा रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंस बाय परस्यूइंग द कॉपीज ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है, अगर लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड हुए थे किसी और ऑडिटर के द्वारा, प्रीडिसीजर ऑडिटर के द्वारा, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ऑडिटर को अभी भी ऑब्टेन करना है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंस। उसके लिए वो क्या करेगा, उसके लिए वो करेगा परस्यू करेगा कॉपी ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ वो क्या मांग सकता है, other relevant including other relevant document relating to the prior period financial statement। ठीक है, तो इतना भी याद रखो, परस्यू करेंगे कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, बहुत है। उसके बाद क्या बोले, ऑर्डिनरी करंट ऑडिटर कैन प्लेस रिलायंस ऑन द क्लोजिंग बैलेंस कंटेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, जो भी हमारा करंट ऑडिटर है वो है ना रिलायंस करेगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। समझो, एक सीए ने ऑडिट किया है लास्ट ईयर, एक ऑडिटर या एक सीए ने ऑडिट जो किया है, तुम भी सीए और एक ऑडिटर हो, मतलब कि अगर मैं तुम पे फेथ करता हूं तो तुम्हें भी उतना ही फेथ है ना अपने प्रोफेशन के दूसरे बंदों की पे करना चाहिए। तुम ऐसा नहीं कर सकते भाई मुझे उस पर भरोसा नहीं है। तो इंस्टीट्यूट हमारा जो मॉड्यूल है SF 510 वो सीधा सीधा बोलता है, अगर करंट ऑडिटर को जो भी है ना रिलायंस रखना पड़ेगा जो भी क्लोजिंग बैलेंस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अंदर, कब, जब प्रीडिसीजर ऑडिटर ने ऑडिट किया। अब यहां पे उन लोगों ने बोला कब आप नहीं कर सकते, मतलब कि पहला क्या है, अगर कोई बोले ये सीए है इसने ये काम किया है तो आप क्या मानोगे, उसने सही काम किया होगा, बात खत्म। तो करंट ऑडिटर कैन प्लेस रिलायंस ऑन द क्लोजिंग बैलेंस कंटेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द प्रीसीडिंग पीरियड एक्सेप्ट बोलो, एक्सेप्ट कब कब नहीं कर सकता है, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ ऑडिट प्रोसीजर फॉर द करंट ऑडिट, द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट इन द ओपनिंग बैलेंस इज इंडिकेटेड। कब, तो देखो यहां पे है ना, हमने है ना 2 चीजें पढ़ी थी, ये वाली 2 चीजें पढ़ी थी, उसमें से भी ये जो 2 वाला पॉइंट है ना, जब आप ये अप्लाई करो, मतलब कि आप स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर के ऊपर मत जाओ, आप क्या करो, ये जो आपका सेकंड वाला पॉइंट है ना वही आपको फिर से कॉपी पेस्ट करना है कि ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया है करंट पीरियड के लिए और वो प्रोवाइड कर रहा है एविडेंस रिलेवेंट टू द ओपनिंग बैलेंस। देखो यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज को अलग करके लिखा है, क्या लिखा है, ऑडिट प्रोसीजर किया भाई करंट पीरियड में जिससे हमें पॉसिबिलिटी मिल रही है कि मिसस्टेटमेंट है ओपनिंग बैलेंस में, डन। तो ये है 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। 3 मार्क्स में आप क्या लिखोगे, 3 मार्क्स में आप लिखोगे भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट क्या है, प्रीडिसीडर के ऑडिट, प्रीडिसीडर ऑडिटर ने ऑडिटर में
ऑडिटर को चाहिए भाई ऑब्टेन करना पड़ेगा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंस। उसके लिए वो क्या करेगा, परस्यू करेगा कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। उसके बाद क्या करेगा, जनरली करंट ऑडिटर को अपना रिलायंस प्लेस करना पड़ेगा क्लोजिंग बैलेंस में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर है। एक्सेप्ट कब नहीं करेगा, जब है ना करंट पीरियड के लिए वो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा करंट पीरियड के लिए और उसको पॉसिबल मिसस्टेटमेंट मिलेगी ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग, तब वो अपना रिलायंस प्लेस नहीं करेगा। ठीक है, करंट एसेट लायबिलिटी हो गया। ठीक है, देखो करंट एसेट लायबिलिटी में बता देता हूं, सीधा सीधा ये पूछ सकता है कि इन द केस ऑफ इन्वेंट्री हाउएवर द करंट पीरियड ऑडिट प्रोसीजर ऑन द क्लोजिंग इन्वेंट्री बैलेंस प्रोवाइड अ लिटिल ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द इन्वेंट्री ऑन हैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। क्या बोला, इन द केस ऑफ इन्वेंट्री जो करंट पीरियड के ऑडिट प्रोसीजर है ना ऑन द क्लोजिंग इन्वेंट्री बैलेंस प्रोवाइड अ लिटिल ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द इन्वेंट्री। मतलब कि आप समझो लास्ट जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस का ऑडिट किया होगा लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक का जिसने भी ऑडिट किया होगा वो कोई और ऑडिटर होगा। हम इस साल आए तो हम इस साल के क्लोजिंग स्टॉक का ऑडिट करेंगे, बट ओपनिंग बैलेंस का क्या, तो क्या बोले करंट ऑडिटर को जो भी ऑडिट प्रोसीजर करेगा इन्वेंट्री के रिलेटेड तो उसके पास लिटिल एविडेंस होगा जो भी लास्ट ईयर का होगा एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। देखो ठीक है, देयरफॉर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर में बी नेसेसरी, उसके लिए उसको एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करना पड़ेगा, उसके लिए वन और मोर द फॉलोइंग करना पड़ेगा। तो देखो क्या बोल रहे हैं, ऑब्जर्व अ करंट फिजिकल इन्वेंट्री काउंट एंड रिकंसाइल टू द ओपनिंग इन्वेंट्री क्वांटिटीज। क्या कर सकते हैं, मैं अभी जो क्लोजिंग बैलेंस का हमारा इन्वेंट्री काउंट होगा ना उसमें मैं जाऊंगा, उसको मैं ऑब्जर्व करूंगा, उसको ऑब्जर्व करने के बाद क्या करूंगा, मैं एक रिकंसाइल स्टेटमेंट बनाऊंगा जिससे मैं ओपनिंग इन्वेंट्री की क्वांटिटी मैच करूंगा। ठीक है, परफॉर्म करूंगा ऑडिट प्रोसीजर ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द ओपनिंग इन्वेंट्री आइटम्स। ठीक है, जो भी मेरा ओपनिंग इन्वेंट्री आइटम्स है ना उसके ऊपर मैं वैल्यूएशन प्रोसेस कर सकता हूं। ऑडिट प्रोसीजर ऑन द जीपी एंड कट ऑफ, जैसे कि जनरली मार्केट का जो ट्रेंड बताता है, मार्केट का ट्रेंड क्या बताता है, जीपी 35% होना चाहिए, तो मैं लास्ट ईयर का चेक कर सकता हूं भाई क्या जीपी ये कैसे, क्लोजिंग बैलेंस कैसे, कट ऑफ देख सकता हूं। तो ये 3 प्रोसीजर है, 3 प्रोसीजर याद कर लेना, इजी है, 3 मार्क्स में 3 मार्क्स में आ सकता है पूरा का पूरा। ये ऊपर वाला है ना पूरा का पूरा लिखा होगा, सिर्फ आपको ये 3 पॉइंट लिखने होंगे, डन, 3 मार्क्स। ठीक है, आप अगर समझते हो, ठीक है, अभी जाने दो उस सबको, अभी अपने को ये ऐसे कंप्लीट करना है। नॉन करंट असेट और लायबिलिटी की बात कर देते हैं, तो ठीक है एक बार पढ़ लेना। नॉन करंट और असेट और नॉन करंट लायबिलिटी में क्या बोला है, एग्जामिन करने पड़ेगी अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड अदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और दूसरा कंफर्मेशन लेना पड़ेगा थर्ड पार्टी से। अब ये कंफर्मेशन कब लेंगे, जब हमें कुछ एविडेंस नहीं मिल रहे होंगे ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग। अगर लायबिलिटी के अंदर मुझे लायबिलिटी के अंदर क्राइटेरिया कुछ है ऐसा है तो मुझे थर्ड पार्टी का कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। अगर पीपीई है तो पीपीए के लिए मैं क्या करूंगा भाई, एग्जामिन करूंगा अकाउंटिंग रिकॉर्ड इन और कोई भी इंफॉर्मेशन। ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। ओके, अब ये वाला आ गया हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था, देखो पढ़ो, दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा था कि अकाउंटिंग पॉलिसी जो है ना रिफ्लेक्ट कर रही है बीन कंसिस्टेंटली अप्लाई इन द करंट पीरियड। जो भी हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी है ना वो कंसिस्टेंटली अप्लाइड हुई है करंट पीरियड में, और अगर कोई भी चेंज हुए तो उसको प्रॉपर्ली अकाउंटेड किया है, प्रेजेंट और डिस्क्लोज किया है एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो उसी की बात अब करेंगे। तो कंसिस्टेंसी ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी रिलेटिंग टू द ओपनिंग बैलेंस, तो ऑडिटर शेल ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, ऑब्टेन करना पड़ेगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट वेदर द अकाउंटिंग पॉलिसी इन द ओपनिंग बैलेंस हैव बीन consistently applied in the current financial statement and whether the change in the accounting policy have been properly accounted for and adequate present and disclosed in accordance with applicable financial reporting framework। Objective 2 यहां से लेके यहां तक हमारा जो ऑब्जेक्टिव 2 है वही लिखा है, फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब इन लोगों ने डायरेक्ट क्या बोले, इफ द ऑडिटर कंक्लूड, ऑडिटर क्या कंक्लूड कर सकता है, जो भी हमारा कंसिस्टेंटली अप्लाई होना था वो नहीं हुआ है, या तो फिर जो चेंज होना चाहिए था उसको प्रॉपरली अकाउंटेड या तो डिस्क्लोज नहीं किया है। ठीक है, तो अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि ऊपर की, देखना एक चीज मैं बता रहा हूं, ये हमारा पहला और ये हमारा दूसरा, इन दोनों को इन्होंने है ना यहाँ पे एक्टिव वॉइस में लिखा है। अब ये एक्टिव वॉइस में लिखा है, पैसिव वॉइस समझ लो इसको, या फिर नेगेटिव टर्म्स में लिखा है, ये पॉजिटिव टर्म्स में लिखा है भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि करंट पीरियड की अकाउंटिंग पॉलिसी आर नॉट कंसिस्टेंटली अप्लाइड इन द रिलेशनशिप ऑफ ओपनिंग बैलेंस इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ, or a change in accounting policy is not properly accounted or not adequate present or disclosed in accordance with applicable FRF, वही है। देखो हमने यहाँ पे एक्टिव वॉइस में पढ़ा कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे पैसिव वॉइस में क्या लिखा है, बीच में एक नॉट ऐड कर दिया है बस, और कुछ नहीं किया है। तो ये एज इट इज ऐसे का ऐसा
एक्टिव पैसिव वॉइस लिखना है, ठीक है। सिर्फ आगे लिखना चाहिए कि भाई ऑडिटर अगर ये कंक्लूड करता है तो क्या करेगा, ऑडिटर अगर ये कंक्लूड करता है तो वो एक्सप्रेस करता है सकता है या तो क्वालिफाइड ओपिनियन या तो एडवर्स ओपिनियन अकॉर्डेंस विद एसए 705। डन। लास्ट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है, अगर ओपनिंग बैलेंस की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो है वो बता देते। अभी तक हमने सबसे पहले क्या बात की, ऑब्टेन करना चाहिए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगर ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंस, अगर ऑडिटर ऑब्टेन ही नहीं कर पा रहा है तो क्या करेगा, क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकता है या तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे सकता है, ठीक है, एज पर एसए 705। ओके, अगर अनेबल टू ऑब्टेन है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने के लिए तो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा, एसए 705 में अपने पढ़ते ही। If auditor conclude that opening balance contain misstatement that materially affect the current period financial statement and the effect of the misstatement is not properly accounted or not adequate present or disclosed, the auditor shall express a qualified opinion or an adverse opinion accordance with SA 705। ठीक है, पहला क्या बोल दिया, पहला हमने बोल दिया भाई अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है। दूसरा क्या है, मिसस्टेटमेंट कंटेन करता है, वो मटीरियली अफेक्ट कर रहा है करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उसके बाद भी क्या हो रहा है, जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उसको ना ही प्रॉपर्ली अकाउंटेड किया गया है, ना ही प्रेजेंट और डिस्क्लोज किया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नॉट प्रॉपर्ली अकाउंटेड और प्रेजेंट और डिस्क्लोज, नॉट प्रॉपर्ली अकाउंटेड प्रेजेंट और डिस्क्लोज, तो क्या करेगा, एक्सप्रेस या तो ऑडिटर क्या एक्सप्रेस करेगा, या तो क्वालिफाइड ओपिनियन या तो एडवर्स ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद एसए 705। यहाँ पे हमारे ये पूरा का पूरा ऐसे 510 खत्म होता है। अराउंड 30 मिनट में हमने अच्छा खासा एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे में।